हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट क्लास होने वाला है। मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया हूँ थोड़ा सा। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सो ये होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत आराम से इजी, बहुत इजी टॉपिक था। हमने फटाफट से इसको कवर कर लिया। बस आज आखिरी टॉपिक बचा है। ठीक है, मतलब आखिरी लेक्चर में कुछ कुछ बातें हम करेंगे, होगी ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। चलिए फटाफट से पेन और नोट ले लें और क्लास में जुड़ जाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल को आज समझने की ट्राई करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि एनी चेंज इन रिएक्शन at equilibrium will lead the reaction to proceed in direction of reversal to change। यानी ये कहना असल में ये चाह रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए कि ये एक जो है वो रिएक्शन रही है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम उसने अटेन कर लिया है, ठीक है, अब अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, तो जो चेंज हुआ है इक्विलिब्रियम फिर से उस चेंज को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। यानी वो जो चेंज हुआ है उसको हटाने की कोशिश करेगा और वापस से इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। ये कहना चाह रहे थे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना, फिर वो क्या करता है, इट ट्राइज टू मेंटेन इटसेल्फ। यानी अब जो भी चेंज होता है उसको वो चेंज को हटाना चाहता है। जैसे कि अब इसका ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम चेंज उस पर करते हैं और किस चेंज से क्या क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन में। ठीक है, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर आप देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं केस 1। ठीक है, ए प्लस बी रिवर्सिबल ए गिव्स सी प्लस डी। यहाँ पे इसका मान लो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, बट अभी इनिशियली तो ये 1-1 है, तो ये कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केस नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए कि यहां से शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल 0 है इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो अब रेट कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। ठीक है, केस नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसी कोई रिएक्शन है 1 1 1 और 1। अब बताओ, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है
कि इसका रेट जो है वो बिल्कुल इसके रेट के इक्वल ही होगा, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, दोनों का रेट इक्वल होगा, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे, है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। और आपको एक चीज पता ही होगी कि आप चाहे इसको 2 मोल्स कर ले, इसको 2 मोल्स कर ले, इसको 3 मोल्स कर ले, 3 कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, इसका जो रेट जो है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन से वेराई हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन वेराइज, वेरिएशन कहाँ आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन में। और रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन का जो भी टर्म होता है वो। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, रेट चेंज हो रहा है, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रेट कांस्टेंट जो होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन चाहे चेंज हो जाए, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता। इसमें भी आप देख लें, यहाँ पे कुछ भी कर ले, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर ले, ठीक है, बट रेट जो होगा ना, जो रेट कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ये चेंज, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है। रेट चेंज होगा लेकिन रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। और इसी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो होता है ना, वो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कह लो, के पी कह लो, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो ये सब जो होते हैं वो कंसंट्रेशन चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, इन सब से जो है ये चेंज नहीं होते। इसलिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो भी चेंज नहीं होता है। चाहे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ये सब चेंज करने की वजह से इक्विलिब्रियम आगे तो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट है ना वो चेंज नहीं होता। अब मैं आपको इसको थोड़ा आराम से समझाता हूँ, इसको जरा समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये, और पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको छोटी सी एक बात समझाता हूँ, वो पहले समझ लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है अभी, मान लीजिए कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये इस वाली स्टेज पे ना, इस वाली स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे है एस्टेब्लिश, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे, अब क्या इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, अगर आप अब रिएक्टेंट की साइड, ये दोनों रिएक्टेंट जिन पे अभी तो रेट डिपेंड कर रही है ना, इक्विलिब्रियम है तो रेट इन दोनों पे डिपेंड करेगी, आगे जाने वाली और पीछे वाली इन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, के सी लिख देता हूँ, ठीक है, सी डी ए बी, ठीक है, यानी कि आगे वाले का रेट ये है, पीछे वाले का रेट ये है, ठीक है, और रेट आगे भी जा रही है, रेट पीछे भी जा रही है। आपने अगर किसी एक का भी रेट बढ़ा दिया तो वो, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए ऐड किया है, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ना, हमेशा याद रखना, जो भी आप ऐड करोगे ना वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि आप मान लो कि अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए तो ऑलरेडी पड़ा है रिएक्शन में, ठीक है ना, तो बी जो है बी बी है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, अगर रिएक्शन होगी तो वो आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये चीज एक बात आपको समझने वाली है। ठीक है, जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा। और ऐसे तो हम अगर देखते हैं ना, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी एक रिएक्टेंट भी अभी डाल सकते क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। ये जो बात थी काइनेटिक्स की बात है, वो मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का काइनेटिक्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो आप चाहे ए डाल दो या बी डाल दो, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी डाल दो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। अगर ये खत्म हो गया है तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं वो। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा
कि ये जो है ये भी रिएक्शन में पड़ा है, ये भी रिएक्शन में पड़ा है, ठीक है। और फॉरवर्ड की रेट क्या है, बी इंटू ए, ठीक है। ये वाली रेट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की है, के एफ। अब यहाँ पे अगर आप और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या है, सी इंटू डी। अब ये दोनों रेट जो है वो इक्वल हो चुकी है, ठीक है, दोनों रेट जो है इक्वल हो चुकी है। अगर आप मान लीजिए कि ए को ही लेते हैं, ठीक है, ए 2 मोल्स ऑफ ए आपने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, तो अब जो है रिएक्शन फॉरवर्ड जो है उसका कांस्टेंट, सॉरी, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसका रेट जो है ना, रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अब ये कंडीशन हमें नहीं मिल रही कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज कर गया है तो आगे जाने की ताकत उसके पास बढ़ गई है, और अगर आगे जाने की ताकत बढ़ गई है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे ये लाइन मान लो, अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा था तो अब जाके यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पे जाके यानी अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसी रिएक्शन थी, ना, ठीक है, ये 1 ये 2, सॉरी ये 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऐड कर दिए, क्या हो गया 3 1 2 3। तो ये जो है इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ गई देन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो फिर वापस से वो पॉइंट आएगा, मान लीजिए कि ये 2 ये 0.5, ठीक है, और ये जो है बनने वाला ये 3 और ये 3.5, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जांपल। अब वो जाके क्या कर रही है, इस पॉइंट पे वो जो है इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, यानी कि रेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये मैंने रैंडम वैल्यूज लिखी है, कोई नोट करके वैल्यूज नहीं लिखी, ठीक है, जिस मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ कि अब जो है यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, इक्विलिब्रियम जो होगा हाँ वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका रेट बढ़ गया है, तो वापस से रेट जो है वो बढ़ने की वजह से रिएक्शन शिफ्ट करने लगेगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं रहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ गई है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैक, तो आप ये देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, ए और बी पे डिपेंड कर रहा है ना, इनटू कांस्टेंट। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है फिर डिक्रीज करेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है सी और डी के ऊपर, और ये जैसे यहाँ जा रहा है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। वापिस से एट द एंड जो है फिर से रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एट द एंड क्या हुआ कि रिएक्टेंट की साइड हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जैसे ही, तो रेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर गई, क्योंकि इनकी रेट जो इंक्रीज कर गई, रिएक्शन थोड़ी सी आगे बढ़ के फिर इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो इसकी रेट बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो इसकी रेट बढ़ के फिर वापस से जो जहाँ पे रिएक्शन थी उससे थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर जाएगी, और जो है फिर वापस से हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों चेंज नहीं होता, इसलिए बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड है। पहले पॉइंट पे यही था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश था। जैसे ही रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज हुई, रेट ऑफ बैकवर्ड भी तो चेंज होने लगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर हमने चेंज कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज हो गई। रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर चेंज हो गई तो फिर कंसंट्रेशन यहाँ पे भी तो बढ़ने लगी है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी तो चेंज हो गई है, इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे जाके एस्टेब्लिश कर जाएगा। लेकिन अगेन रेट ऑफ फॉरवर्ड जितनी बड़ी है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी उतनी ही बढ़ जाएगी। इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केसी और क्यूसी का एक मामला जो है वो आप समझ लीजिए कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा क्यूसी विल बी इक्वल्स टू केसी। लेकिन अगर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि क्यूसी अगर स्मॉलर देन केसी देन इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा। क्यूसी अगर ग्रेटर देन केसी देन बैकवर्ड में जाएगा। वाई? क्योंकि क्यूसी अगर लेस देन केसी है तो इसका मतलब कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अब अगर रेट फॉरवर्ड में जाएगी तो डिनोमिनेटर कम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा उसका, डिनोमिनेटर उसका क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, समझिए इसको जरा ध्यान से कि ए प्लस बी रिवर्सिबल क्यू सी प्लस डी। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर कम है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे हो रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसमें जितना डिनोमिनेटर होना चाहिए उससे डिनोमिनेटर जो है वो कम है, सॉरी उससे डिनोमिनेटर यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा रहा होगा तो क्यूसी जो होगा वो केसी से कम हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगर हमें न्यूमरेटर को बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को कम करना है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा दो, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को कम कर दो। ठीक है, तो एट द एंड वापस से हमें मिल जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर क्यूसी बड़ा है तो इसका मतलब कि हमें न्यूमरेटर को जो है वो कम करने की जरूरत है, डिनोमिनेटर को बढ़ाने की जरूरत है। तो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर में तो बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आता है ना, अरे सॉरी concentration of C, concentration of B, concentration of A, concentration of B। यानी अब जो है हमें इसको घटाना है यानी इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा दो। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तभी तो QC इक्वल्स टू KC के करीब जाएगा। ठीक है, और QC इक्वल्स टू KC यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और QC अगर KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही है। ठीक है, मैंने बता दिया, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आराम से, बहुत सिंपल सी इजी बात है। अब जरा हम देखते हैं कि अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को अगर चेंज किया, एक बात आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT। मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उसको हम आइडियल गैस ही मान रहे हैं, तो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। चाहे प्रेशर को ले लो या वॉल्यूम को ले लो, कोई भी एक चीज से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम पहले डेल्टा Ng जो है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलता है, गैसेस फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर के फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि डेल्टा Ng जो है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा Ng 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसका प्रेशर जो है 2 मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे ना, ठीक, इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मान लेते हैं, इसका जो है वो B का भी 2 मान लेते हैं, C का भी 2 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या आया, टोटल प्रेशर आया हमारे पास 6 आया, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर को नहीं लिखते, अभी हम इसी को देख रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो है हमारे पास कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो Kp क्या आया हमारे पास, 2 × 2/2 यानी 2 आया। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को आधा करते तो इन सब का प्रेशर जो होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर जो होगा वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब Kp फाइंड करो, 4 × 4/4 क्या हुआ, इंक्रीज कर गया।
यानी कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली ये जो है ये केपी नहीं होगा, सॉरी, अगर हमने वॉल्यूम जो है ये क्यूसी होगा। क्यों, वाई, बिकॉज द रीजन इज दैट क्यूसी जो है, ठीक है, ये क्या दिखाता है, अगर हम उसको कुछ भी चेंज करते हैं जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोजीशन थी, यहाँ पे जो था वो इक्विलिब्रियम पे था, ये जो चीज थी वो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो था वो इक्विलिब्रियम पे था, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था, हमें मिल गया केपी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हमने वॉल्यूम को चेंज कर लिया तो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, और आपको पता है कि केपी जो है वो प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी अपॉन प्रेशर ऑफ ए होता है। ठीक है, तो अब जो है प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता है कि अब जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वापस से फिर से वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। यानी अब जो क्यूसी आ रहा इस पोजीशन, अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया तो हमें कुछ ऐसी पोजीशन मिल रही है, तो इसका जो क्यूसी आ रहा है वो 4 आ रहा है, यानी क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन केसी है। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा रही है। कब, जब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। अगर हम डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 कर दे, कुछ ऐसा कर दे, यहाँ पे 2, अगर वॉल्यूम कर दिया चेंज, केपी क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, और वॉल्यूम अगर चेंज कर दिया तो प्रेशर जो होगा डबल हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो तो चेंज होता नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा होता है, k p इक्वल्स टू 1 का 1 ही रहेगा। तो इस पोजीशन पे हम जो है निकालते क्या है, QC निकालते, QC भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि चाहे वॉल्यूम चेंज करो कि ना करो, प्रेशर चेंज होगा कि ना हो। ठीक है, जब भी डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 तब जो है रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम में ही रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस देखते हैं, a प्लस बी रिवर्सिबल टू सी। यहाँ पे हमने डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन 0 ले लिया, यहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल्स टू -1 है। अगर हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही चीज करी तो के पी इक्वल्स टू आएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर वॉल्यूम हमने डबल कर दिया, वॉल्यूम ने आधा कर लिया, प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा। डबल हो गया तो इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, कौन सी डायरेक्शन में करेगा, 4/4 इंटू 4, यानी 1/4 आ रहा है। तो QC क्या आ रहा है, KP से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से वापस से जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसका हम केपी फाइंड करेंगे, फिर केपी 1/2 ही आएगा, क्योंकि केपी जो है वो इनसे चेंज नहीं होता, कांस्टेंट जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको याद करने के लिए, PDF फॉर्म। ये हम बात करेंगे जब भी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो या फिर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, तब प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। PDF फॉर्मेट में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया प्रेशर वॉल्यूम के चेंज से क्या चेंज हो रहा है। अब हम कैटालिस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा, इसको तो फटाफट निपटा देंगे। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है उसका क्या काम क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन है तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ कुछ ऐसे लाई करती है, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या उसको चेंज कर देती है, इसको चेंज ऐसे कर देती है। ठीक है, कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम करने का काम कैटालिस्ट करता है। तो आपको लगता है कि इसका कोई चेंज आएगा,
नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी फास्ट मूव करेगी। क्यों फास्ट मूव करेगी? क्योंकि ये जो है कैटालिस्ट ने एनर्जी का गैप डिक्रीज कर दिया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एनर्जी का गैप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डिक्रीज हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन के भी तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जिस गैप से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी गैप से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो रेट जो होगा एट द एंड दोनों का सेम होगा। तो इक्विलिब्रियम पे जो है इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पे जो है वो इसकी कोई भी इफेक्ट कैटालिस्ट डालने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होगा। चल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, अब इसको नोट कर ले जरा। ठीक है, एडिशन और रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस, इसको दो कंडीशन पे हम देखते हैं। एक तो हम लगाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, एक हम लगाते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बहुत ही आसान सा खेल है इसका। ठीक है, फटाफट से आराम से समझते हैं इसको। जरा ध्यान दें, यहाँ पे क्या होगा असल में, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एक बक्सा मान ले, ठीक है, यहाँ पे ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है, तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी इनका जो है वो अभी इक्विलिब्रियम में है, तो मोल फिक्स है। मान लो कि इसका भी दो मान लो, इसका भी दो मान लो और इसका भी दो मान लो, यानी तीनों टू मोल्स में इक्विलिब्रियम स्टेट पे तीनों रही है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम एक कांस्टेंट कर दिया और यहाँ पे हमने 3 मोल्स ऑफ इनर्ट गैस हमने लगा दिया इसमें, या फिर हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका 2 atm मान लो, इसका भी 2 atm मान लो, इसका भी जो है वो 2 atm मान लो और इसका जो है वो 3 atm मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया तो जरा ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जरा इसको ध्यान से देखिए कि इनर्ट गैस को आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आपको जो चेंज देखने को मिल रहा है ना, वो टोटल प्रेशर पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है। इनिशियली टोटल प्रेशर 6 atm था और अब जो है टोटल प्रेशर हो जाएगा 9 atm। पर क्या आपको लगता है कि इसके इक्विलिब्रियम पे कुछ भी फर्क पड़ेगा? ध्यान से एकदम समझ के इसको सोचिएगा, जरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कीजिए। इनका जो प्रेशर है, इनका जो प्रेशर है वो तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना। जो चेंज आ रहा है वो इसकी वजह से चेंज आ रहा है। कहाँ चेंज आ रहा है? टोटल प्रेशर पे चेंज आ रहा है। टोटल प्रेशर पे चाहे कुछ भी चेंज आ जाए, हमारा इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं हो रहा ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि हमारा, अगर हमारा ये वाला प्रेशर अगर चेंज हो जाता, ये वाला प्रेशर चेंज हो जाता तो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करता। तो यहाँ प्रेशर चेंज हुआ है, ठीक है, अब जो है वो ये इस फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है ये मना नहीं कर रहा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन ये बक्से की बात कर रहे हैं ना। अगर बक्से का वॉल्यूम इतना है और हम यहाँ पे और कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ रहा है। ठीक है, इसका प्रेशर जो है वो सॉरी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा टोटल प्रेशर बढ़ रहा है? ठीक है, इसके जो ये वाला प्रेशर है वो तो इतना का उतना ही रह रहा है ये बक्से में। ठीक है, तो जब ये चेंज नहीं होगा तो फिर इसका इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा? इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम का कोई भी चेंज नहीं आता। अब चर्चा करते हैं हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के बाद। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर से। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए। और यहाँ पे जो है आई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका वॉल्यूम जो है ना वो वेरिएबल है, यानी इसका जो है हम वॉल्यूम कैन वेराई, वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसका।
ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है ना कांस्टेंट रखना है बस, वॉल्यूम चाहे आप बदल दो। मान लीजिए कि बिफोर एडिशन इसका जो है वो 2, इसका 2 और इसका भी 2, क्या है टोटल प्रेशर 6 atm है, वॉल्यूम इसका V है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे हमने ये आई गैस को ऐड कर दिया, ठीक है, अब इनका जो था वो 2 2 और 2 था। ठीक है, इनका जो था प्रेशर जो था वो 2 atm पे था। अब जो है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, इसका टोटल प्रेशर 6 atm है, हमें कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी है। और ये जो है आई गैसियस, इसका जो है सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं आई इन इनर्ट गैस इन गैसियस स्टेट, इसको हम समथिंग पी प्रेशर मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या इस बक्से का प्रेशर चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, इस बक्से का प्रेशर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है और इसको भी अगर हम ऐड करें तो इसका प्रेशर जो होगा वो बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर इसका प्रेशर जो है वो बढ़ने की ट्राई करेगा, ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि टोटल प्रेशर सॉरी अगर इसका प्रेशर जो होगा वो ऐड होगा तो टोटल प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन हमें टोटल प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो है ना वो हम चेंज कर दे रहे हैं, इसका जो है हम वॉल्यूम को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम हमने चेंज कर दिया तो अब ये गैस भी अंदर आ जाएगा। एट द एंड जो है वो टोटल प्रेशर जो होगा ना वो 6 atm ही रहेगा। ठीक है, एब्जेक्टल प्रेशर 6 atm रखना, इसलिए जो है हम वॉल्यूम को चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम तो इस गैस के लिए भी V होता है, इसके लिए भी V होता है, इसके लिए भी V होता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी कि वॉल्यूम हमने यहाँ पे क्या किया, बढ़ाया, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसको टोटल प्रेशर ये मेंटेन रखना है तो इसके एडिशन की वजह से इनका प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा इसलिए। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया, प्रेशर में चेंज आ गया, तो इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड या तो फिर बैकवर्ड में मूव करेगी। और ये आपको पता है कि अगर जो है वो प्रेशर अगर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, अगर किसी भी रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज करता है, जब भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो तब वो रिएक्शन फॉरवर्ड पे मूव करती है। ठीक है, और अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो बैकवर्ड पे। और डेल्टा एन जी नेगेटिव के लिए ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे दो चीज देखते हैं, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम और एक आ जाती है कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ भी चेंज किया, ठीक है, तो उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो अगर P डिक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे जो है PDF फॉर्मेट से हम इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा खेल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस टॉपिक का आखिरी इस केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी टॉपिक जो हमें बचा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मैंने जब भी ये पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैंने आपको बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना तो प्रेशर, ना तो वॉल्यूम, ना तो कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है वो टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर हमने चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इसकी वजह ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना
वो टेम्परेचर पे चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन को एनर्जी से खेल रहे हैं, ठीक है। चेंज इसलिए करते हैं because by other any factor concentration of reactants or products change and direction is changed, but when temperature changes it deals with energy of reactant and product side, hence the rate constant of reaction changes, ठीक है। रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन का चेंज हो जाता है, ठीक है। अब छोटा सा इसको ना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक, किस तरह से अब जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी टेम्परेचर के इफेक्ट से। आप सोचोगे यार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता प्यारे। इसमें ऐसा होता है कि दो तरह की रिएक्शन होती है, मैं पता है, इसको थोड़ा समझते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट जो होती है वो डेल्टा नेगेटिव होती है, हीट निकल रही होती है, हीट निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर हीट दोगे वो हीट तो लेना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो हीट निकाल रहा है और उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड में धकेलेगा, क्योंकि ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो रही है इसलिए वो एक्सोथर्मिक है, और ऊपर से आप टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको और एनर्जी दे रहे हो, तो ये जो क्या करेगा, अब रिएक्शन को और एनर्जी मिलेगी ना, तो वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो ये है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये हीट ऑलरेडी निकाल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब आप उसी चीज को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये जो रिएक्शन है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये और अगर एंडोथर्मिक, इसको हीट चाहिए है, ये ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव सी, लेकिन अब जो है वो सी बस बना चुका, इक्विलिब्रियम हो चुका, ठीक है। जितनी हीट थी उसने एब्जॉर्ब कर ली और सी बना दिया। अब उसको हीट और उसके पास है नहीं कि अब वो सी के पास जाए, ठीक है। और रेट भी जो है वो इक्वल हो गया है क्योंकि सी से ए प्लस बी भी आ रहा है, यानी अब जो है दोनों ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर हम इसको हीट देंगे, हीट अगर इसको दी तो इसके पास और एनर्जी आ जाएगी सी बनाने की, तो ये रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड में मूव कर जाएगी। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे ये जो है हीट ऑलरेडी निकाल रहा है, ठीक है। ये जो है ये सी यहाँ पे हीट निकाल रहा है, अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा हीट निकालना कम कर देगा, यानी सी बनना कम कर देगा, सी बनना कम कर देगा, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में मूव कर जाएगी। लेकिन अगर ये जो निकल रही है हीट, यहाँ पे हम टेम्परेचर और भी डिक्रीज कर दे, इसकी जगह और भी डिक्रीज कर दे टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये हीट और निकालेगा, बोलेगा ये हीट निकल, उसको तो ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं हीट निकाल रहा हूँ लेकिन अब भी कम पड़ रही है, और निकालेगा। इसका मतलब क्या है, और निकालने से मतलब है कि और ए प्लस बी जो है वो सी की तरफ मूव करते दिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम में था, इतनी हीट उसने निकाली थी, वो हमने टेम्परेचर डिक्रीज करके बाहर निकाल दी, ठीक है। बाहर निकाल दी तो यहाँ पे हीट कम हो गई, तो ए प्लस बी और सी में बनेगा फिर से उतनी की उतनी हीट को एस्टेब्लिश कर, उतनी की उतनी हीट बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको जरा ध्यान से और समझो थोड़ा। ए प्लस बी है, रिवर्सिबली गिव सी। अगर आपने ए प्लस बी बनाया और सी बना, उसने प्लस एक्स अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर दी, ठीक है। अब जो है इतनी हीट उसने जनरेट की और इक्विलिब्रियम में अब है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी हीट उसने जनरेट कर दी, इसके बाद जो है वो जो सी के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
वो भी अब इतनी हीट पे सफिशिएंट हो चुके हैं वापस ए से बी जाने में, क्योंकि एट द एंड टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो तो रिएक्शन करवाता है। तो सी से ए प्लस बी जाने की रेट भी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है जैसे ही हीट बढ़ रही है। तो एट सर्टेन एक सिचुएशन पे एक्स अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इनफ इनफ मतलब हो जाएगी इक्वली सी से ए प्लस बी भेजने में। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब कि हीट जो होगी वो कम होके वाई, मान लो कि y हो गई, ठीक है। अब हीट जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी C से A प्लस बी जाने में जितनी हीट लग रही थी वो कम हो गई, C से A प्लस बी जाने की रेट कम हो गई, यानी A प्लस बी से C जाने की रेट बढ़ गई, तो रिएक्शन फिर आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। और सेम फंडा जो होगा वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा रिलेशन में यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि ln k2 बाई k1 अगर आपको पूछ ले कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये जो है ये के, एक सेकंड में लिखा देता हूँ यहाँ पे K2 जो है वो T2 टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और K1 जो है T1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको थोड़ा आप रिलेट करना काइनेटिक्स के एर्हेनियस इक्वेशन से, बिल्कुल ही ये सिमिलर हमें जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी पूछ ले तो ये भी आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना चेंज आएगा इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगली क्लास थर्मोडायनामिक्स के साथ। और यहाँ पे एक बात और छोटी सी नोट कर लीजिएगा कि ये हमने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इनर्ट गैस को एडिशन की बात की है, ठीक है। यहाँ पे इनर्ट गैस की हमने एडिशन की हमने बात की है। जो रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस होगा वो बिल्कुल ही इसका उल्टा हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर एडिशन करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन और रिमूवल का कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, जो भी फर्क पड़ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ रहा है। तो हमने एडिशन की बात की है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर रिमूवल करेंगे तो हमें रिजल्ट उसके उल्टे मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही इस तरह से होने वाला है। एडिशन पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं और डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है, पीडीएफ फॉर्मेट याद कर लो बस, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, ठीक है। तो अगर हम रिमूवल ऑफ गैस करेंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ गैस करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन बिल्कुल बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। बस सिर्फ उसका रिजल्ट जो है पूरा का पूरा उल्टा मिल जाएगा, ठीक है। मिलता है अगली क्लास थर्मोडायनामिक्स के साथ, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।